नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीपीजी स्टडी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन। भारतीय संविधान, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 का विस्तृत अध्ययन। इसी भाग में भारत की संवैधानिक पहचान निर्धारित की गई है और यही बताया गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस अध्याय में हम समझेंगे भारत का स्वरूप, राज्य क्षेत्र की परिभाषा और संसद की महत्वपूर्ण शक्तियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय। अब हम समझते हैं इस अध्याय का परिचय। भारतीय संविधान का भाग 1 यानी पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। ये भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत है। ध्यान दीजिए, ये संविधान का प्रारंभिक भाग है और यही कारण है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत की राजनीतिक संरचना की आधारशिला रखी जाती है। यही भाग हमें बताता है भारत का आधिकारिक नाम क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है और संसद को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं। पिंडी। अब प्रश्न उठता है, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे। 1. भारत का नाम, संविधान में क्यों लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। 2. भारत का स्वरूप, भारत को फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया। 3. भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया की परिभाषा क्या है, क्या इसमें केवल राज्य आते हैं या कुछ और भी शामिल है। 4. संसद की शक्ति, क्या संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, क्या वो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, क्या वो किसी राज्य का नाम बदल सकती है। 5. राज्य पुनर्गठन, समय समय पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, 1956, 2000 और 2019 जैसे महत्वपूर्ण वर्ष क्यों चर्चा में रहे। अब बात करते हैं ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये अध्याय हमें भारत की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर को समझने की नींव देता है। ये संसद की शक्तियों को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से राज्यों की सीमाएं बदलने और नए राज्य बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 राज्य पुनर्गठन, सीमा विवाद जैसे विषय सीधे इसी भाग से जुड़े हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस अध्याय के मूल प्रश्न। अब सोचिए, भारत को फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार क्यों दिया गया? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस अध्याय में विस्तार से मिलते हैं। तो अब आगे हम शुरू करेंगे भारत की संवैधानिक पहचान से। अब हम समझते हैं भाग 1 का वास्तविक महत्व और इसका दायरा क्या है। सबसे पहले भाग 1 भारत की संवैधानिक पहचान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को निर्धारित करता है। इसी भाग में ये ऐतिहासिक घोषणा की गई है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही वो वाक्य है जो भारत की राजनीतिक और संवैधानिक संरचना की नींव रखता है। यहीं से ये स्पष्ट होता है कि भारत की प्रकृति क्या है और उसकी संघीय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। पिंडी। 1. भारत की संवैधानिक पहचान। भाग 1 ये तय करता है कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि एक संवैधानिक रूप से संगठित संघ है। ये हमें बताता है कि भारत एक संघीय संरचना वाला देश है, लेकिन उसकी संघीय व्यवस्था विशिष्ट प्रकार की है। 2. संघीय ढांचे की रूपरेखा। अनुच्छेद 1 से 4 मिलकर ये स्पष्ट करते हैं कि भारत एक संघीय संरचना वाला देश है। राज्यों का अस्तित्व संविधान से उत्पन्न होता है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ सर्वोच्च है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत में राज्यों की शक्ति उनकी स्वयं की संप्रभुता से नहीं बल्कि संविधान से प्राप्त होती है। यही कारण है कि भारत की संघीय व्यवस्था में एक प्रकार का एकात्मक झुकाव दिखाई देता है। 3. संसद की व्यापक शक्तियां। भाग 1 संसद को अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें से अधिकांश कार्य संसद साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 4 में प्रावधान है। इसका अर्थ है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र स्थायी और कठोर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। 4. परीक्षा की दृष्टि से महत्व।
अब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये अध्याय यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संघीय व्यवस्था से जुड़े मूल प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। राज्य पुनर्गठन, अनुच्छेद 370, सीमा विवाद, नए राज्यों का निर्माण, ये सभी विषय इसी भाग से संबंधित हैं। निष्कर्ष तो संक्षेप में, भाग 1 केवल 4 अनुच्छेदों का छोटा सा भाग नहीं है, बल्कि ये भारत की संवैधानिक पहचान, संघीय ढांचे और संसद की शक्तियों की आधारशिला है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे भारत का नाम और उसका स्वरूप। अब हम समझते हैं भारत का नाम और उसका संवैधानिक स्वरूप। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस एक वाक्य में भारत की संवैधानिक पहचान छिपी हुई है। पॉइंट 2, 2 नाम, इंडिया और भारत। संविधान ने भारत के 2 नाम स्वीकार किए हैं, इंडिया और भारत। संविधान सभा में इस बात पर काफी मतभेद था कि देश का आधिकारिक नाम क्या होना चाहिए। कुछ सदस्य भारत के पक्ष में थे तो कुछ इंडिया नाम को बनाए रखना चाहते थे। इसी मतभेद को समाप्त करने के लिए दोनों नामों को संयुक्त रूप से स्वीकार किया गया और इसलिए लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। पॉइंट 3, फेडरेशन नहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत को फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? संविधान ने भारत को फेडरेशन कहने के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते से नहीं बना है, अर्थात भारत के राज्य मिलकर कोई अलग अलग संप्रभु इकाइयां नहीं थी जिन्होंने मिलकर संघ बनाया हो, बल्कि संविधान ने राज्यों का निर्माण किया है। पॉइंट 4, सेसेशन का अधिकार नहीं। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि वो भारत से अलग होकर स्वतंत्र हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संघ स्थायी और अविभाज्य है। पॉइंट 5, राज्य क्षेत्र की व्यापकता। भारत का राज्य क्षेत्र केवल राज्यों तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र। इस प्रकार अनुच्छेद 1 भारत की संवैधानिक पहचान और संघीय संरचना की आधारशिला स्थापित करता है। अब हम समझते हैं भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया और फेडरेशन क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से मिलता है। पॉइंट 2, डॉक्टर अम्बेडकर का दृष्टिकोण। संविधान में भारत को फेडरेशन के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि यूनियन शब्द 2 महत्वपूर्ण कारणों से अपनाया गया है। पॉइंट 3, पहला कारण, भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था, जहां पहले अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे और उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत का संघ संविधान द्वारा निर्मित है, न कि राज्यों के बीच किसी समझौते द्वारा। पॉइंट 4, दूसरा कारण, राज्यों को संघ से अलग होने अर्थात सेसेशन का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत को कहा जाता है अविनाशी संघ, विनाशी राज्य, अर्थात संघ स्थायी और अविभाज्य है, लेकिन राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। पॉइंट 5, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका अर्थ है संघ यानी भारत की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, राज्यों का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है और नए राज्य बना सकती है। पॉइंट 6, अमेरिका से तुलना। इसके विपरीत अमेरिका में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता संविधान द्वारा संरक्षित है। संघ उनकी सहमति के बिना उनकी सीमाएं नहीं बदल सकता, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ संघ सर्वोच्च है। अब हम समझते हैं भारत का राज्य क्षेत्र क्या है। संविधान के अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बना है। पॉइंट 2, भारत का राज्य क्षेत्र किन किन भागों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र शामिल करता है 1. राज्यों के क्षेत्र, 2. केंद्र शासित प्रदेश, 3. वे क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे। अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र केवल राज्यों तक सीमित नहीं है। पॉइंट 3, व्यापक अभिव्यक्ति। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक व्यापक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है भारत का भौगोलिक और संवैधानिक क्षेत्र।
ये केवल उन राज्यों तक सीमित नहीं है जो संघीय व्यवस्था का भाग हैं, बल्कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अधिगृहित क्षेत्र भी शामिल हैं। पॉइंट 4, वर्तमान स्थिति। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य संघीय व्यवस्था का हिस्सा हैं और वे केंद्र के साथ शक्तियों का विभाजन साझा करते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं। पॉइंट 5, भविष्य में अधिगृहित क्षेत्र। यदि भविष्य में भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा, चाहे उसे राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं। पॉइंट 6, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में अंतर। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं 1 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 अधिगृहित क्षेत्र। इस प्रकार टेरिटरी ऑफ इंडिया की परिधि यूनियन ऑफ इंडिया से अधिक व्यापक है। अब हम विस्तार से समझते हैं यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच का अंतर। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इनका अर्थ अलग है। पिन पॉइंट यूनियन ऑफ इंडिया का अर्थ। यूनियन ऑफ इंडिया का अर्थ केवल राज्यों से है। राज्य ही संघीय व्यवस्था के वास्तविक सदस्य यानी यूनिट्स ऑफ फेडरेशन माने जाते हैं। वे केंद्र सरकार के साथ शक्तियों का विभाजन साझा करते हैं, अर्थात संघीय ढांचे में जो इकाइयां संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वे राज्य हैं। पिन पॉइंट टेरिटरी ऑफ इंडिया का अर्थ। इसके विपरीत टेरिटरी ऑफ इंडिया एक व्यापक शब्द है। इसमें शामिल हैं 1 सभी राज्य, 2 सभी केंद्र शासित प्रदेश, 3 भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र। अर्थात टेरिटरी ऑफ इंडिया केवल संघीय इकाइयों तक सीमित नहीं है। पिन पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति। केंद्र शासित प्रदेश संघ के सदस्य नहीं माने जाते, वे सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की परिधि यूनियन ऑफ इंडिया से अधिक व्यापक है। पिन पॉइंट उदाहरण से समझें। मान लीजिए भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो वो क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा होगा, लेकिन जब तक उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा। टारगेट निष्कर्ष। तो इस स्लाइड से हमें ये स्पष्ट होता है कि यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र सभी शामिल होते हैं। ये अंतर भारत की संघीय संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम समझेंगे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे होती है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत के संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे या नए राज्यों की स्थापना करे। यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्द है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। एडमिशन का अर्थ है ऐसे राज्य को भारत के संघ में शामिल करना जो पहले से अस्तित्व में हो लेकिन भारत का हिस्सा ना हो, अर्थात कोई बाहरी राजनीतिक इकाई जिसे बाद में भारत के संघ में शामिल किया जाए। एडमिशन का अर्थ है ऐसे राज्य का निर्माण करना जो पहले अस्तित्व में ही ना रहा हो, यानी एक नई इकाई की रचना करना। पिन पॉइंट बाहरी क्षेत्रों से संबंध। अनुच्छेद 2 मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से संबंधित है जो भारत के बाहर रहे हों और बाद में भारत में शामिल किए जाएं। संसद ये कार्य अपनी शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार कर सकती है। पिन पॉइंट अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। अनुच्छेद 2 बाहरी प्रवेश से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के भीतर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 2 बाहरी प्रवेश की बात करता है और अनुच्छेद 3 आंतरिक पुनर्गठन की। अब हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर, जो भारत की संघीय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 3 संसद को ये व्यापक शक्ति देता है कि वो भारत के भीतर राज्यों की संरचना में परिवर्तन कर सके। अर्थात भारत का राजनीतिक मानचित्र स्थायी नहीं है, बल्कि संसद द्वारा बदला जा सकता है। पिन पॉइंट संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद निम्नलिखित कार्य कर सकती है। 1 किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकती है। 2
2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। 3 किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है। 4 किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 5 किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इसका अर्थ है संसद को भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। पिन पॉइंट आंतरिक पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 मुख्य रूप से भारत के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है। यही वो प्रावधान है जिसके कारण समय समय पर नए राज्यों का निर्माण संभव हुआ है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना ये सभी राज्य अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बने हैं। पिन पॉइंट राज्य की क्षेत्रीय अखंडता। ये प्रावधान ये भी दर्शाता है कि राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता संविधान द्वारा स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं है, अर्थात संसद आवश्यक समझे तो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। सिर्फ शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रयोग की एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया भी है। प्यंडिम्बप विधेयक की प्रस्तुति। सबसे पहले किसी राज्य के निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये विधेयक सीधे संसद में पेश नहीं किया जा सकता। प्यंडिम्बप राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा। इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है, अर्थात बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ऐसा विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। प्यंडिम्बप राज्य विधानमंडल से विचार। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजते हैं ताकि वो निर्धारित समय के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, राज्य विधानमंडल केवल अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। प्यंडिम्बप संसद का अंतिम निर्णय। संसद राज्य की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो राज्य की राय स्वीकार कर सकती है और चाहे तो उसे अस्वीकार भी कर सकती है। यदि संसद विधेयक में संशोधन कर देती है तो हर संशोधन के लिए राज्य को पुनः भेजना आवश्यक नहीं होता। अंततः अंतिम निर्णय संसद के हाथ में होता है। प्यंडिम्बप इसका महत्व। यही कारण है कि भारत में संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। ये प्रावधान दर्शाता है कि भारत का संघीय ढांचा लचीला है और आवश्यकता अनुसार राजनीतिक संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम समझते हैं अविनाशी संघ की अवधारणा क्या है। भारतीय संविधान राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं देता, अर्थात कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि वो भारत से अलग होकर स्वतंत्र हो जाएगा। प्यंडिम्बप संसद की शक्ति। संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, उसका क्षेत्र बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्यों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर है, न कि उनकी स्वयं की संप्रभुता पर। प्यंडिम्बप संघ की प्रकृति। भारतीय संघ स्थायी और अविभाज्य है, लेकिन राज्यों की संरचना परिवर्तनशील है। इसीलिए भारत को कहा जाता है अविनाशी संघ, विनाशी राज्य, अर्थात संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों की सीमाएं और संरचना बदली जा सकती है। प्यंडिम्बप अमेरिका से तुलना। इसके विपरीत अमेरिका में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता संरक्षित है, संघ उनकी सहमति के बिना उनकी सीमाएं नहीं बदल सकता। लेकिन भारत में स्थिति अलग है, यहाँ संघ को सर्वोच्च माना गया है। प्यंडिम्बप एकात्मक प्रवृत्ति। ये प्रावधान भारत की संघीय व्यवस्था में एक प्रकार की एकात्मक प्रवृत्ति यानी यूनिटरी बायस को दर्शाता है। हालांकि भारत एक संघीय देश है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 पर, जो अनुच्छेद 2 और 3 को और अधिक प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 4 ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः जब संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, लेकिन अनुच्छेद 4 एक अपवाद प्रदान करता है। प्यंडिम्बप संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
यदि संसद नए राज्य का निर्माण करती है, किसी राज्य की सीमाएं बदलती है या राज्य का नाम बदलती है, तो ऐसे कानून को संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। प्यंडिम्बप, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ है इन मामलों में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसे कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। यानी राज्य पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया सरल और लचीली रखी गई है। प्यंडिम्बप, अनुसूचियों में संशोधन। जब कोई नया राज्य बनाया जाता है या सीमाएं बदली जाती हैं, तो संविधान की कुछ अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ता है। विशेष रूप से प्रथम अनुसूची, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख होता है। चतुर्थ अनुसूची, जो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इन अनुसूचियों में आवश्यक परिवर्तन इसी कानून के माध्यम से कर दिए जाते हैं। प्यंडिम्बप, लचीलापन क्यों? इस प्रावधान से ये स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सीमाओं को कठोर और स्थायी नहीं रखा, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उन्हें परिवर्तनशील बनाया। यही कारण है कि भारत में समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया से किया जा सका। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले को समझते हैं। बेरुबारी मामला 1960। ये मामला अनुच्छेद 3 की सीमाओं को स्पष्ट करने वाला ऐतिहासिक निर्णय था। पृष्ठभूमि: 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के बेरुबारी संघ का एक भाग पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया। जैसे ही ये निर्णय सामने आया, देश में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। प्रश्न ये उठा, क्या संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को किसी विदेशी देश को दे सकती है? राष्ट्रपति का परामर्श। इस संवैधानिक प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1960। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा, संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा घटाने की शक्ति है, लेकिन किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र सौंपने यानी सेशन करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में शामिल नहीं है। संवैधानिक संशोधन आवश्यक। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भारत को अपना कोई क्षेत्र विदेशी देश को देना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। 9वां संविधान संशोधन 1960। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार ने 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया। इसी संशोधन के माध्यम से बेरुबारी का वो क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। महत्व: इस निर्णय ने ये स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 3 की शक्ति असीमित नहीं है। राज्य की सीमाएं बदलना एक बात है, लेकिन किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र देना एक अलग और गंभीर विषय है, जिसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। निष्कर्ष: तो बेरुबारी मामला हमें ये सिखाता है कि संसद को राज्य पुनर्गठन की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन विदेशी देश को क्षेत्र सौंपने के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन अनिवार्य है। अब आगे हम समझेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। अब हम समझते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। पृष्ठभूमि: भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। ये सीमा ऐतिहासिक रूप से विवादित रही थी। सीमा क्षेत्र में कई एन्क्लेव्स थे। एन्क्लेव्स का अर्थ है एक देश की भूमि दूसरे देश की सीमा के भीतर स्थित होना, अर्थात भारत के कुछ भूभाग बांग्लादेश के भीतर थे और बांग्लादेश के कुछ भूभाग भारत के भीतर। ये स्थिति प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से अत्यंत जटिल थी। 1974 का समझौता। इन विवादों को समाप्त करने के लिए 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया, लेकिन ये समझौता पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका। 100वां संविधान संशोधन 2015। अंततः 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के तहत भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे, बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को सौंपे,
अवैध कब्जों यानी एडवर्स पोजेशंस का समाधान किया गया और 1 किलोमीटर लंबी अनिर्धारित सीमा का निर्धारण किया गया। प्रभावित राज्य। इस संशोधन के कारण संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया क्योंकि 4 राज्यों की सीमाएं प्रभावित हुईं: असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। संवैधानिक महत्व। ये संशोधन इसलिए आवश्यक था क्योंकि बेरूबारी मामले के निर्णय के अनुसार किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र सौंपने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है। इसलिए ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से किया गया। निष्कर्ष। तो इस स्लाइड से हमें ये स्पष्ट होता है कि राज्य की सीमा में साधारण परिवर्तन और विदेशी देश को क्षेत्र सौंपने में अंतर है। विदेशी देश को क्षेत्र सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होता है। अब आगे हम समझेंगे देशी रियासतों का एकीकरण और भारत की प्रारंभिक राजनीतिक संरचना। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था। पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जबकि देशी रियासतें स्थानीय राजाओं और नवाबों के अधीन थीं, लेकिन वो ब्रिटिश सत्ता की अधीनता यानी पैरामाउंटेसी में थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। कुल 552 देशी रियासतों में से 549 ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन 3 प्रमुख रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने प्रारंभ में भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में हैदराबाद का विलय पुलिस कार्यवाही यानी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ, जिसमें जनता ने भारत के पक्ष में मतदान किया, और कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय स्वीकार किया। इस पूरे एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके साथ वीपी मेनन ने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक योगदान दिया। देशी रियासतों का सफल एकीकरण भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसी एकीकरण ने भारत की संघीय संरचना की मजबूत नींव रखी। अब हम समझते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब भारत के राज्यों की संरचना कैसी थी। उस समय भारत के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए राज्य। पार्ट ए राज्य वे थे जो पहले ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। इन राज्यों में राज्यपाल शासन करते थे। उदाहरण के रूप में असम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि। पार्ट बी राज्य। पार्ट बी राज्य वे थे जो पूर्व देशी रियासतों के विलय से बने बड़े राज्य थे। इन पर राज प्रमुख शासन करते थे। उदाहरण हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, राजस्थान आदि। पार्ट सी राज्य। पार्ट सी राज्यों में कुछ पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत और छोटी रियासतें शामिल थीं। इनका प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त के माध्यम से किया जाता था। उदाहरण दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। पार्ट डी। पार्ट डी में केवल एक ही क्षेत्र शामिल था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन था। कुल स्थिति। इस प्रकार 1950 में भारत में कुल 29 राज्य और क्षेत्र थे, लेकिन ये वर्गीकरण स्थायी नहीं था। बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। निष्कर्ष। तो इस स्लाइड से हमें समझ आता है कि संविधान लागू होने के समय भारत की राज्य व्यवस्था अस्थायी और संक्रमणकालीन थी, और आगे चलकर इसे एक समान संरचना में परिवर्तित किया गया। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता के बाद उठी एक महत्वपूर्ण मांग, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। विशेष रूप से दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों ने अलग राज्य की मांग की। धार आयोग 1948। इस मांग की जांच के लिए 1948 में धार आयोग की स्थापना की गई। धार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस सिफारिश से जनता में असंतोष फैल गया। जेवीपी समिति। इसके बाद कांग्रेस ने एक समिति गठित की जिसे जेवीपी समिति कहा गया।
इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इस समिति ने भी भाषा को पुनर्गठन का आधार बनाने का विरोध किया। पोट्टी श्रीरामुलु का आंदोलन। लेकिन 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। उनकी मृत्यु के बाद देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। आंध्र राज्य का गठन 1953। अंततः 1953 में मद्रास राज्य से अलग कर पहला भाषाई राज्य आंध्र राज्य स्थापित किया गया। ये घटना ऐतिहासिक थी। इसी घटना ने पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को और मजबूत कर दिया। अब हम समझते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बारे में। 1953 में आंध्र राज्य के गठन के बाद पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। इस परिस्थिति को देखते हुए दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार ने एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। आयोग की संरचना। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। आयोग की रिपोर्ट 1955। आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण आधार माना, लेकिन उसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। आयोग के प्रमुख सिद्धांत। आयोग ने 4 मुख्य सिद्धांत सुझाए। 1. राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। 2. भाषाई एवं सांस्कृतिक समानता। 3. आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा। 4. जनता का कल्याण। अर्थात भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल भाषा ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती। आगे का प्रभाव। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यही वो कदम था जिसने भारत के राजनीतिक मानचित्र को स्थायी रूप से बदल दिया। अब हम आते हैं 1956 के ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन पर। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में भारत में व्यापक स्तर पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और दूसरा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। पुरानी व्यवस्था का अंत। इस पुनर्गठन के साथ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 से नई राज्य व्यवस्था लागू हो गई। नया ढांचा। इस पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, राज्यों की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन किए गए, भाषाई आधार को मुख्य मानदंड माना गया, लेकिन राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। केरल राज्य का गठन हुआ। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल का विलय कर मध्य प्रदेश बनाया गया। सौराष्ट्र और कच्छ का विलय बॉम्बे राज्य में किया गया। आंध्र प्रदेश का विस्तार किया गया। ऐतिहासिक महत्व। 1956 का ये पुनर्गठन भारत के राजनीतिक मानचित्र में सबसे बड़ा और व्यापक परिवर्तन था। इसी ने आधुनिक भारत की राज्य संरचना की नींव रखी। तो दोस्तों, इस स्लाइड से हमें समझ आता है कि 1956 का राज्य पुनर्गठन भारतीय संघीय ढांचे के विकास का निर्णायक चरण था और इसके बाद भी समय समय पर नए राज्यों का निर्माण जारी रहा। अब हम इस पूरे अध्याय का सार समझते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 भारत की संवैधानिक पहचान और उसके राज्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है और भारत के राज्य क्षेत्र की परिभाषा देता है। यही वो अनुच्छेद है जो भारत की राजनीतिक संरचना की आधारशिला रखता है। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। यही प्रावधान समय समय पर राज्य पुनर्गठन का आधार बना। अनुच्छेद 4 ये स्पष्ट करता है कि ऐसे कानून साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, अर्थात राज्य पुनर्गठन के लिए विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती, जब तक विदेशी देश को क्षेत्र सौंपने की बात न हो। भारत की संघीय प्रकृति।
भारत एक अविनाशी संघ है। यहाँ संघ स्थायी है, लेकिन राज्यों की संरचना परिवर्तनशील है। स्वतंत्रता के बाद से राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय एकता, भाषाई समानता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, भाग 1 हमें ये सिखाता है कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि एक सशक्त, अविभाज्य और संवैधानिक रूप से संगठित संघ है। इसी समझ के साथ हम भारतीय संविधान की गहराई को सही अर्थों में समझ सकते हैं। आप देख रहे थे cpg.study। ऐसे ही संपूर्ण और सरल अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।